आज की कहानी गुजरात से है, गुजरात के कच्छ इलाके से। कच्छ में एक जगह है जिसका नाम है अंजार। इसी अंजार इलाके से 19 साल का एक कॉलेज गोइंग बॉय, एक नौजवान लड़का अपने घर से अचानक एक रोज़ गायब हो जाता है। असल में वो अपनी स्कूटी पर कॉलेज जाने के लिए निकलता है, लेकिन इसके बाद वो लौट कर नहीं आता। घर वाले उसे फ़ोन करते हैं, फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा है। घर वाले काफ़ी परेशान रहते हैं और लाख कोशिश करने के बावजूद उससे संपर्क नहीं कर पाते। लड़के की उम्र तो मैंने आपको बता दी, 19 साल। नाम है संजीव तोमर और तारीख है गुमशुदगी की या लापता होने की 7 नवंबर। 7 नवंबर को ये लड़का गायब हुआ था। घर वाले अभी अपने तौर पर इस लड़के को ढूंढने की, नाते रिश्तेदारों में पूछने की कोशिश कर रहे थे, पता कर रहे थे। इसी बीच उनके पास एक फ़ोन कॉल आता है और ये फ़ोन कॉल एक गुमनाम मोबाइल फ़ोन से, यानी एक अनजाने नंबर से आता है। और फ़ोन करने वाला शख्स ये बताता है कि अगर वो अपनी बेटे की ज़िंदगी चाहते हैं, अगर चाहते हैं कि उनका बेटा सही सलामत घर लौट आए, तो 1.5 करोड़ रुपए का इंतज़ाम कर लें। ये 1.5 करोड़ रुपए उन्हें फिरौती के तौर पर चुकाने होंगे और अगर वो चुका देते हैं तो बेटा जो उनका है संजीव तोमर, वो उसके कब्ज़े में है, तो बेटा उनके घर वापस लौट आएगा। ये सुनते ही घर वालों के होश उड़ जाते हैं। किडनैप करने वाले बड़े ही शातिर हैं। उनको ये पता है कि संजीव तोमर का परिवार जो है वो एक संपन्न परिवार है। अपनी मेहनत के बूते और ऊपर वाले की कृपा ऐसी रही कि बहुत ज़्यादा रुपए पैसों की तंगी इस परिवार में नहीं है। तो जिन्होंने भी किडनैपिंग इस बच्चे की थी, उन्हें इस परिवार के बारे में जानकारी थी और शायद यही वजह है कि उन्होंने 1.5 करोड़ रुपए जैसी भारी भरकम रकम भी मांगी थी। अब घर वाले जो अपने बेटे को ढूंढ रहे थे, जब उन्हें शोर हो गया कि बेटा जो है कहीं अपनी मर्ज़ी से नहीं गया बल्कि उसे अगवा किया गया है, तो वो बहुत परेशान हुए और उन्होंने फ़ौरन पुलिस में इसकी रिपोर्ट लिखवाई। पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू की। वो जो एक नंबर से फ़ोन आया था, उस नंबर को पुलिस ने ट्रैक करने की कोशिश की, लेकिन वो मोबाइल नंबर स्विच ऑफ हो चुका था। पुलिस ने जब उस नंबर की सारी डिटेल निकलवाई तो पता चला कि वो नंबर जो है एक डमी सिम कार्ड का नंबर है, यानी उस नंबर को फेक डॉक्यूमेंट के सहारे कहीं से लिया गया था या ख़रीदा गया था। तो पुलिस की ये कोशिश जो है वो नाकाम हो गई और इन्वेस्टिगेशन एक डेड एंड पे जाके रुक गई। पुलिस को ये पता नहीं चल पा रहा था कि लड़का कहाँ पर है और लड़के को किडनैप करने वाले लोग कहाँ पर हैं, वो कौन है, कोई जानकारी नहीं मिल पा रही थी। इस तरह से एक एक करके दिन गुजरते जा रहे थे और पुलिस जो है वो लगातार कोशिश कर रही थी, लेकिन घर वालों के हौसले धीरे धीरे कमज़ोर पड़ते जा रहे थे। इसी बीच जांच करते हुए पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज हाथ लगी और इस फुटेज में वो लड़का एक स्कूटी पर अपनी पीठ में बैग लगाए हुए जाता हुआ दिख रहा था। लेकिन इस फुटेज में कोई भी ऐसी संदिग्ध बात नहीं थी। न तो वो किसी किडनैपर के साथ था या न किसी अजनबी से बात कर रहा था, न कुछ ऐसा जिसे देखकर लगे कि संजीव के साथ कोई ज़्यादती हुई है। तो कुल मिलाकर संजीव का एक सीसीटीवी फुटेज तकरीबन 15 दिनों के इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस के हाथ लगा ज़रूर था, लेकिन उस सीसीटीवी फुटेज से पुलिस को इस मामले को सुलझाने में कोई खास मदद नहीं मिल पाई, कोई लीड नहीं मिल पाई और ये पुलिस के लिए अपने आप में बहुत चैलेंजिंग बात थी। इस बीच पुलिस की अलग अलग टीमें इस पर काम कर रही थी। तो एक टीम को ये जिम्मेदारी दी गई थी कि वो इस लड़के के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर बहुत बारीक नज़र रखे और उसे पूरी तरह से खंगाले। किन किन दोस्तों से वो सोशल मीडिया पर कनेक्टेड हैं उनको भी देखे, उनके वेयरअबाउट्स चेक करें। एक टीम जो है इसी काम में लगी हुई थी और ये जो सोशल मीडिया अकाउंट के सर्विलांस या इन्वेस्टिगेशन का काम जिस टीम को सौंपा गया था, उस टीम ने एक बड़ी बारीक और एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी निकालने में कामयाब हुई और उस टीम ने अपने सीनियर को रिपोर्ट किया। टीम के जो मेंबर्स हैं उन्होंने बताया कि इस लड़के ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट में, एक पर्टिकुलर अकाउंट में, वो क्लियर नहीं है कौन सा अकाउंट है, पुलिस ने उसकी डिटेल रिवील नहीं की है। वो एक्स भी हो सकता है, इंस्टा भी हो सकता है, यूट्यूब भी, कुछ भी। तो अपने एक सोशल मीडिया अकाउंट पे उसने एक वीडियो डाला था और उस वीडियो में वो काफ़ी डिस्ट्रेस्ड नज़र आ रहा था, काफ़ी परेशान नज़र आ रहा था। एक सुनसान झाड़ियों वाली जगह पर वो मौजूद था और वो बार बार ये कह रहा था कि उसे बचा लिया जाए, वो फंस गया है। ये वीडियो उसके सोशल मीडिया अकाउंट पे पुलिस को मिला और जब पुलिस को ये वीडियो मिला तो पुलिस के कान खड़े हो गए। पुलिस ने बड़े गौर से देखा कि ये कितने तारीख का वीडियो है, कब शूट किया गया है और पुलिस को पता चला कि ये उसी 7 नवंबर का वीडियो है जिस तारीख को ये लड़का गायब हुआ था। लेकिन वो जगह ऐसी थी जिस जगह से इस लड़के ने वीडियो बनाया था, उस जगह को देखकर आइडेंटिफाई कर पाना कि एग्जैक्टली कौन सी लोकेशन है थोड़ा मुश्किल काम था, क्योंकि पीछे कोई मकान, दुकान, कोई सड़क या कोई इंसान, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था।
ये बिल्कुल झाड़ियों वाला एक इलाका था, आप इसे सुनसान जंगली इलाका कह सकते हैं। तो पुलिस काफ़ी देर तक सोच में पड़ गई, वो चिंतित हो गई कि ये कौन सी जगह है जहाँ पर ये लड़का है और जहाँ पर इस लड़के ने 7 नवंबर को ही ये वीडियो शूट किया था। पुलिस ने अपनी पूरी ताकत लगा दी और उस वीडियो को अपना जो उसका पूरा नेटवर्क है कच्छ इलाके का, उस नेटवर्क में सर्कुलेट कर दिया। पुलिस ने जो अपने महकमे के लोग हैं उनको तो वो वीडियो भेजा ही, साथ ही अपने मुखबिरों को भी भेजा और आसपास के पूरे इलाके में वो वीडियो सर्कुलेट करके लोगों से पूछा कि वो बस इतना बताए कि ये झाड़ियों वाली जो जगह बैकग्राउंड में नज़र आ रही है ये कौन सी जगह हो सकती है, ऐसी झाड़ियाँ या ऐसी टोपोग्राफी, ऐसे पेड़ पौधे कहाँ पर हैं। पुलिस ने जब ये एफर्ट की, जब हाथ पांव मारा, तो इस कोशिश में पुलिस को कामयाबी मिली, पुलिस की कोशिश रंग लाई। पुलिस को जानकारी मिली कि ये जो लोकेशन इस वीडियो के पीछे नज़र आ रही है वो लोकेशन अंजार से थोड़ी दूर गांधीधाम की है और गांधीधाम में एक पंचमुखी हनुमान मंदिर है, उसके पास एक जंगली इलाका है और ये जो झाड़ियाँ हैं, ये जो लोकेशन है उसी हनुमान मंदिर के जंगली इलाके की लग रही हैं। पुलिस को जब ये इन्फॉर्मेशन मिली तो पुलिस को अब इस इन्फॉर्मेशन को क्रॉस चेक तो करना ही था। पुलिस पहुंची सीधे गांधीधाम में पंचमुखी हनुमान मंदिर के पास और उसके पास जो जंगल है वहाँ। पुलिस ने जंगल की तलाशी लेने की शुरुआत की, एक तरह से ये कॉम्बिंग ऑपरेशन था और जब पुलिस ने तलाशी ली तो पुलिस को वाकई उस तरह की झाड़ियाँ, उस तरह की लोकेशन और टोपोग्राफी नज़र आई जिस तरह की झाड़ियाँ और बैकग्राउंड इस लड़के के वीडियो में नज़र आ रहे थे। पुलिस ने जब उस जंगल का बहुत बारीकी से मुआयना किया तो पुलिस को एक और सुराग या एक और लीड मिली। वो सुराग ये था कि उसी जंगल में पुलिस को एक जगह ज़मीन जो है वो खुदी हुई मिली और उसे देखकर लग रहा था कि इस ज़मीन को हाल ही में खोदा गया और फिर उस पर फिर से मिट्टी डाली गई है, दोबारा उस मिट्टी को वहाँ पर समतल किया गया है। मतलब एक तरह से कच्ची मिट्टी या कब्र की मिट्टी जो भी आप कहें, वैसी मिट्टी जो है पुलिस को एक पर्टिकुलर जगह पर दिखी। पुलिस वालों ने फ़ौरन कुछ मज़दूरों को बुलवाया और उस जगह की खुदाई करने की शुरुआत कर दी। ये तकरीबन उतनी ही जगह थी जितनी जगह में किसी इंसान को दफनाया जा सकता है या कोई कब्र बनाई जा सकती है। तो ये अपने आप में एक और शक पैदा करने वाली बात थी। पुलिस को लग रहा था कहीं ऐसा ना हो कि उनके दिमाग में जो नेगेटिव बात चल रही है वो बात सही निकले, लेकिन जो सच है वो तो है, चाहे आप जैसा सोचें, जो भी सोचें। मज़दूरों ने जब खुदाई शुरू की तो कुछ ही फीट अंदर पुलिस का डर बिल्कुल सही निकला। उस कब्र के अंदर से, उस गड्ढे के अंदर से एक लाश बरामद हुई और ये लाश भी किसी महिला की या बुजुर्ग की नहीं थी, बल्कि एक नौजवान लड़के की ही लाश थी। पुलिस को लगने लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि वही लड़का संजीव तोमर जिसकी वो तलाश कर रही है उसी की लाश हो। लाश की हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी थी, म्यूटिलेटेड कंडीशन था क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी दिन गुजर चुके थे। 7 नवंबर को कहाँ वो किडनैप हुआ था, इसके बाद 15 दिन तक तो पुलिस को कोई क्लू ही नहीं मिला। इसके बाद जांच आगे बढ़ी, तब जाकर ये लाश मिली, तो तकरीबन 20 दिन या फिर उससे भी ज़्यादा का वक्त गुजर चुका था। तो पुलिस को जब ये लाश पुलिस ने बरामद की तो उसके बाद पुलिस ने उस लाश की पहचान के लिए संजीव के घर वालों को बुलाया। हालांकि लाश की हालत बहुत बुरी थी, लेकिन संजीव के घर वालों ने उस डेड बॉडी को देखकर पहचान लिया कि ये उन्हीं के लाडले की, उन्हीं के बेटे की लाश है। वो बहुत परेशान हुए, पूरा परिवार रोने बिलखने लगा। पुलिस ने डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया और साथ ही कुछ डीएनए सैंपल भी पुलिस ने अपने पास रखे ताकि सिर्फ मैनुअली आंखों से देखकर उस लाश की पहचान न हो, साइंटिफिकली भी ये प्रूव हो जाए कि वो डेड बॉडी जो है संजीव तोमर की ही है। ऐसा करना पुलिस के लिए, आपको पता है कि एक मजबूरी है और ये ज़रूरी भी है ताकि कोर्ट में साबित हो सके कि वो डेड बॉडी किसकी है। तो खैर, इस तरह से पुलिस ने लाश तो बरामद कर ली, लेकिन वो चैलेंज पुलिस के लिए अब भी जस का तस था कि आखिर संजीव जो किडनैप कर लिया गया था उसकी हत्या किसने की। पहले तो मामला सिर्फ किडनैपिंग का था, अब ये मामला मर्डर के मामले में कन्वर्ट हो चुका था, लेकिन इसके पीछे कौन था ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल था। पुलिस ने अब नए सिरे से इस मामले की जांच करने का फैसला किया। जब पुलिस इस बात के लिए कंफर्म हो गई कि लड़का जिंदा नहीं है, वाकई उसको किडनैप किया गया था, उसकी हत्या हो गई है, तो पुलिस ने नए सिरे से इस मामले की जांच शुरू की और पूरे कच्छ के इलाके में, अंजार और पूरे आसपास के इलाके में जितने भी सीसीटीवी कैमरे हैं, पुलिस ने उस लोकेलिटी के सारे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज जो है खंगालने की शुरुआत की। आपको जानकर हैरानी होगी कि कम से कम 350 कैमरों में कैद हुई घंटों की सीसीटीवी फुटेज पुलिस ने एग्जामिन करने और देखने का फैसला किया, जो अपने आप में 1200 GB गीगाबाइट का डेटा था। और इतने सारे डेटा को पुलिस ने स्कैन करने की शुरुआत की, देखने की शुरुआत की। अब ये किसी मशीन के सहारे या फिर किसी कैचवर्ड के सहारे भी इस तरह के डेटा को स्कैन नहीं किया जा सकता। आप समझते हैं कि उसको मैनुअली ही देखकर आइडेंटिफाई करना होगा कि कहाँ पर वो लड़का दिख रहा है और कहाँ नहीं दिख रहा है, उस लड़के के साथ कोई है या नहीं है। ये कोशिश जो है वो पुलिस करने लगी। नए सिरे से जब ये एक्सटेंसिव एफर्ट पुलिस ने की तो इस कोशिश में पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज में
संजीव की एक तस्वीर नजर आई और इसमें संजीव के साथ पुलिस को एक और संदिग्ध शख्स नजर आया जो उसकी स्कूटी के पीछे बैठा हुआ था। उसने अपने चेहरे में मास्क लगा रखा था, नकाब लगा रखा था, लेकिन संजीव के साथ वो कहीं जा रहा था और संजीव इस अजनबी आदमी को लेकर कहीं ट्रैवल कर रहा था। पुलिस ने जब ये चीज़ देखी तो पुलिस को लगा कि आखिरी बार यही आदमी है जो संजीव के साथ दिखा है, तो इस आदमी की पहचान करना और उस तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। घर वालों को पुलिस ने दिखाया कि ये CCTV फुटेज हमें मिला है, संजीव के साथ एक लड़का उसकी स्कूटी में बैठा है, क्या आप उसे पहचानते हैं? घर वालों को शुरू में दिक्कत हुई, लेकिन जब कुछ एक और लोगों से, मुखबिरों से, परिवार के और लोगों से उस फुटेज को बहुत बारीकी से पुलिस ने जब एग्जामिन कराया, दिखाया, तो लोगों ने उस आदमी को पहचान लिया। उस आदमी का नाम था राजेंद्र कुमार कलारिया और ये राजेंद्र कुमार कलारिया गांधीधाम का ही रहने वाला था। गांधीधाम वही जगह है जहां पर संजीव की लाश मिली थी, डेड बॉडी दफनाई गई थी। राजेंद्र कुमार कलारिया बेसिकली सीट कवर रिपेयरिंग का छोटा मोटा कारोबार करता था और वो तोमर परिवार को, यानी ये जो संजीव तोमर नाम का लड़का गायब हुआ था जिसकी हत्या हुई थी, उस परिवार को जानता था। बेसिकली तोमर परिवार के लोग भी किसी कनेक्शन से राजेंद्र कलारिया को जानते थे, यानी दोनों को एक दूसरे के बारे में खबर थी। और जैसा कि तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए तोमर परिवार से फिरौती के तौर पर मांगे गए थे, उसे देखकर भी पुलिस को ये लग रहा था कि शायद कोई नोन आदमी होगा जिसे तोमर परिवार के फाइनेंशियल बैकग्राउंड के बारे में अच्छी जानकारी होगी, तभी उन्होंने इतनी बड़ी रकम जो है तोमर परिवार से मांगी है। तो वो सारी बातें यहाँ पर सही साबित होती दिख रही थी। पुलिस ने अब राजेंद्र कुमार कलारिया को इंटरसेप्ट किया, उसे पकड़ा, उसे पूछताछ शुरू की। शुरू में उसने मना किया, लेकिन जब पुलिस ने उसे सख्ती की और उसे सबूत के तौर पर उसके CCTV फुटेज दिखाए तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया और उसने बताया कि उसने संजीव तोमर की हत्या जो है उसी रोज़ कर दी थी जिस रोज़ उसे किडनैप किया था, यानी 7 नवंबर को। और उसके साथ इस घटना में किशन मावजी भाई माहेश्वरी नाम का एक और लड़का शामिल है। पुलिस ने किशन मावजी भाई माहेश्वरी को भी गिरफ्तार कर लिया, उसने भी अपना जुर्म कबूल लिया। दोनों के पास कोई चारा नहीं था, सबूतों के साथ पुलिस ने पकड़ा था। और पुलिस जब पकड़ती है तो सबूत न भी हो, लेकिन अगर सही आदमी को पकड़ लिया जाए तो पुलिस का खौफ भी इतना होता है कि लोग कई बार अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं। तो इन दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। अब सवाल ये था कि इन्होंने अगर रुपए पैसे के लिए ही संजीव को अगवा किया था तो उन्होंने संजीव की हत्या क्यों कर दी, और वो भी 7 नवंबर के ही रोज़ हत्या क्यों की? क्योंकि 7 नवंबर के रोज़ तो किडनैपिंग हुई थी, उस दिन तो फिरौती मांग रहे थे। और 7 नवंबर के रोज़ हत्या होने की जो बात पुलिस को समझ में आई वो इसी वजह से समझ में आई क्योंकि 7 नवंबर को उसी लोकेशन से संजीव के मोबाइल पर वो वीडियो मिला था, बेसिकली उसके सोशल मीडिया अकाउंट में, जिस तारीख को वो किडनैप हुआ था। यानी ये सीक्वेंस देखने से लग रहा था कि शायद उस नौजवान की हत्या उसी रोज़ कर दी गई, कुछ ही घंटों के अंदर, जिस रोज़ इस लड़के को किडनैप किया गया था। दोनों मुलजिम पुलिस के हत्थे चढ़ चुके थे, अब इनसे पुलिस को पूछताछ करना था। पुलिस से जब पूछताछ हुई तो पता चला कि ये जो राजेंद्र कुमार कलारिया है वो सीट कवर के कारोबार या बिजनेस तो करता ही है, लेकिन उस बिजनेस में उसे अच्छा खासा नुकसान हो चुका है और वो काफ़ी कर्ज में है। वो तोमर परिवार को जानता था और उसी ने ये प्लानिंग की थी कि तोमर परिवार के बेटे संजीव को किडनैप करके उनसे रुपए वसूले जा सकते हैं और नई शुरुआत की जा सकती है। इस स्टोरी में या इस प्लानिंग में उसने अपने दोस्त किशन मावजी भाई माहेश्वरी को शामिल कर लिया, जो रुपए पैसों के लालच में किडनैपिंग के लिए तैयार हो गया। लेकिन बात सिर्फ किडनैपिंग की नहीं थी, किडनैपिंग और वसूली तक भी बात समझ में आती। ये लोग इतने जालिम, इतने दज्जाल, इतने जल्लाद किस्म के थे कि इन्होंने ये तय किया कि वो किडनैप करके फ़ौरन उस लड़के की हत्या कर देंगे और उसके बाद फिरौती मांगेंगे, क्योंकि अगर हत्या कर देंगे तो उसे न तो लड़के को संभालना पड़ेगा, अपने पास रखना पड़ेगा, और न ही उनके पकड़े जाने की कोई गुंजाइश बचेगी। वो हत्या करने के बाद फिरौती मांगेंगे, फिरौती की रकम लेने के बाद ऐसे गायब हो जाएंगे कि फिर किसी को ढूंढे नहीं मिलेंगे। तो कुल मिलाकर बहुत ही ब्रूटल और बहुत ही गंदी प्लानिंग उन्होंने की थी। और उसी प्लानिंग के तहत ये इतने जालिम लोग थे कि इन्होंने किडनैपिंग से पहले गांधीधाम में पंचमुखी हनुमान मंदिर के पास जो जंगल है, उस जंगल में बाकायदा कुछ मजदूरों को बुलवाकर एक कब्र खुदवा कर रख लिया था। पहले से गड्ढा खुदवा कर रख लिया था ताकि वो हत्या करने के बाद उसे वहीं दफना दें, और इन लोगों ने वही काम किया। माहेश्वरी ने और कलारिया ने, इन दोनों ने मिलकर संजीव को धोखे से किडनैप किया। कलारिया ने संजीव को बीच रास्ते पे रोका, ये कहते हुए कि उसकी गाड़ी ख़राब हो गई है, थोड़ी दूर तक वो लिफ्ट दे दे। और संजीव जो 19 साल का नौजवान था वो इसकी बातों में आ गया। उसने कोई भी ऐसी नेगेटिव बात नहीं सोची कि दिन दहाड़े उसे किडनैप भी किया जा सकता है। धोखे से राजेंद्र कलारिया उसकी गाड़ी पर बैठ गया, चूँकि दोनों एक दूसरे को जानते थे पहले से, और राजेंद्र उसको लेकर चले आया गांधीधाम की तरफ। और जब सुनसान जगह पर ले जाने में वो कामयाब हुआ, बातों में फंसा कर, उलझा कर, उसके बाद वहाँ पर माहेश्वरी के साथ मिलकर उन दोनों ने पहले संजीव की हत्या की और फिर उसकी लाश जो है उसी गड्ढे में दफना दी। इसके बाद उन लोगों ने फ़ोन किया और फ़ोन करके उन्होंने फिरौती मांगी भी। लेकिन इससे पहले कि फिरौती पर कोई और बातचीत होती,
तोमर परिवार ने पुलिस में शिकायत कर दी और पुलिस ने इस मामले की छानबीन शुरू कर दी। जाहिर है जो लोग इस तरह के अपराध में लिप्त होते हैं वो उस परिवार की गतिविधि पर, पुलिस वालों पर भी नज़र रखते हैं, क्योंकि उन्हें डर होता है कि कहीं वो पकड़े न जाए। तो इन लोगों को जब इस बात का एहसास हो गया कि शायद बेटे की गुमशुदगी या किडनैपिंग को लेकर तोमर परिवार ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है, तो फिर उन लोगों ने अपना वो जो सिम कार्ड है जिससे उन्होंने कॉल किया था उसे तो स्विच ऑफ किया ही, और उसके बाद बिल्कुल ही गायब हो गए, कुछ दिनों के लिए अंतर्ध्यान हो गए। उन्हें नहीं पता था कि वो किसी दूसरे ज़रिए से पकड़े जाएंगे, और ज़रिया बना वो वीडियो जो उन मुश्किल हालत में किसी तरह से संजीव तोमर नाम के उस लड़के ने शूट कर लिया था। और न सिर्फ शूट कर लिया था, उसके सोशल मीडिया अकाउंट पर वो वीडियो नोइंगली अननोइंगली उसने डाल भी दी थी। इन कातिलों को यकीनन इसके बारे में जानकारी नहीं होगी, इसके बारे में पता नहीं होगा, क्योंकि अगर पता होता तो ऑब्वियसली वो इस लड़के को रोकने की कोशिश करते। हो सकता है कि कातिलों का ध्यान कहीं और गया हो, या संजीव को कुछ देर के लिए उन्होंने किसी तरह मारपीट करके किसी मुकाम पर छोड़ा हो, या फिर चुपके से उसने वीडियो बना लिया हो। जैसे भी वीडियो बनाया, ये तो अब वही लड़का जानता है, और जो जानता है वो इस दुनिया में नहीं है। लेकिन सोशल मीडिया पर डाला गया एक छोटा सा वीडियो जिसमें कहते हैं ना डिस्ट्रेस कॉल, तो वो डिस्ट्रेस कॉल नहीं था, वो डिस्ट्रेस वीडियो था। उस वीडियो के ज़रिए पुलिस को इन कातिलों के बारे में और किडनैपर के बारे में जानकारी मिली, और आखिरकार पुलिस ने इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया। तो इस कहानी को सुनकर आप ये समझ सकते हैं कि इस दुनिया में लोग कितने बुरे, कितने एहसान फरामोश होते हैं, कि कई बार वो अपने स्वार्थ की खातिर किसी बेगुनाह इंसान की जान लेने से भी गुरेज नहीं करते। एक घर का लड़का जिसकी उम्र महज 19 साल है, सोचिए उसके मम्मी पापा पर, उसकी बहन पर, भाई पर, नाते रिश्तेदारों पर क्या गुजर रही होगी जब उन्हें ये पता चला कि उनके बेटे की हत्या कर दी गई है या उनका बेटा किडनैप हो चुका है। अपने आप में कितनी दुखद और कितनी दर्दनाक बात। और ऐसे लोग जो चंद रुपयों की खातिर इस तरह की हरकत करने के लिए तैयार हो जाते हैं, इनके बारे में क्या ही कहा जाए। मुझे व्यक्तिगत तौर पर लगता है कि कानून इतना सख्त होना चाहिए कि ऐसे लोगों की रूह कांप जाए इस तरह का कोई अपराध करने से पहले या जुर्म करने से पहले। आप क्या सोचते हैं? ऐसे अपराधों की रोकथाम के लिए आपके पास क्या मतलब प्लानिंग क्या है, आपके माइंड में क्या है? काइंडली शेयर कीजिए। ये बात पॉलिसी मेकर्स तक पहुँचे ना पहुँचे, लेकिन हम चर्चा करें, और इस तरह की चर्चा अगर समाज में होती रहे तो आज नहीं तो कल जो हमारे लीगल सिस्टम से जुड़े हुए लोग हैं, बड़े लोग हैं, चाहे वो CGI हो या जो भी हो, उनको पता चले और वो सख्त कानून के बारे में भी सोचें और स्पीडी जस्टिस के बारे में भी सोचें। ऐसी उम्मीद हम कर सकते हैं।